हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऑन मोबाइल ग्लोबल लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे इन्वेस्टर हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जो फंडामेंटल एनालिसिस करके और फंडामेंटल में सारा सब कुछ देखने के बाद ही एक कंपनी को बाय करते हैं, ये कंपनी उनके फंडामेंटल एनालिसिस में फिट नहीं होगी। फिर भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ये कंपनी हमें एक टर्न अराउंड की तरह देखना चाहिए या फिर इसे अवॉइड करना चाहिए, वो देखने की कोशिश करेंगे। मेरा थोड़ा ओपिनियन है कि शायद इसमें टर्न अराउंड हो सकता है, उसकी मैं वजह आपको बताना चाहूंगा और सब कुछ बताऊंगा इसमें, पर उसके बाद आप खुद डिसीजन लीजिएगा कि क्या ये सचमुच टर्न अराउंड हो सकता है या नहीं। ओपिनियन के पहले मैं आपको इस कंपनी की पूरी स्टोरी बताऊंगा, क्या क्या हुए इस कंपनी में और कैसे एक सीईओ के लालच की वजह से इस कंपनी में सब कुछ खराब हो गया और ये कैसे एक कंपनी वेल्थ डिस्ट्रॉयर बन गई। इस कंपनी ने दोस्तों इन्वेस्टर्स का वेल्थ डिस्ट्रॉय किया है और पिछले अगर आप देखेंगे काफ़ी सालों से रिटर्न बहुत बुरे हैं इस कंपनी के। पर क्या अब ये कंपनी में कुछ बदलाव आया है या कुछ बदलाव आ सकता है, इसकी उम्मीदें हम कर सकते हैं, वो समझने की हम कोशिश करेंगे। मैं आपको इसके पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स, हिस्ट्री सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप खुद डिसाइड कर पाएँ कि क्या अब इस कंपनी को एक मौका दिया जाना चाहिए या नहीं। तो चलिए इस कंपनी के एनालिसिस की शुरुआत करते हैं दोस्तों, इसके फाउंडर और इसकी हिस्ट्री के साथ। दोस्तों इस कंपनी की शुरुआत सन 2000 में अरविंद राव और मौली रॉमन जी ने की थी। ये कंपनी की शुरुआत दोस्तों अगर आप जानते हैं तो ये एक इन्फोसिस में इंक्यूबेट हुई थी। ये कंपनी इन्फोसिस में बनी थी और इन्फोसिस इसका बाद में शेयर होल्डर भी रहा करता था। अब नहीं है इन्फोसिस इस कंपनी से लिंक। तो यहाँ अगर आप देखेंगे कंपनी का निर्माण ही इन्फोसिस में हुआ। अरविंद राव और मौली रॉमन ने इस कंपनी की शुरुआत की। मौली रॉमन इनिशियली इस कंपनी के सीटीओ हुआ करते थे, अरविंद राव इस कंपनी के सीईओ हुआ करते थे। इन दोनों ने देखा कि जो मोबाइल ऑपरेटर है वो बस टेलीकॉम सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, पर वो वैल्यू एडेड सर्विसेज ऑफर नहीं कर रहे हैं अपने कस्टमर को। तो इन्हें लगा कि शायद वो स्पेस में ये टेलीकॉम ऑपरेटर को हेल्प कर सकते हैं। तो वैल्यू एडेड सर्विसेज जैसे दोस्तों हो गए रिंग बैक टोन होते हैं, कॉलर ट्यून वगैरह होते हैं, ऐसे बहुत सारे एसएमएस बेस्ड फीचर्स भी होते हैं जो वैल्यू एडेड सर्विसेज जो कि आपको एक्स्ट्रा देते हैं टेलीकॉम ऑपरेटर। जो ये कंपनीज जो जैसे कि हम बात कर रहे हैं ऑन मोबाइल की, ऐसी कंपनी की मदद से आपको प्रोवाइड करते थे। हालांकि आप जानते हैं कि ये काफ़ी इरिटेटिंग भी हो गया था क्योंकि हमें बहुत सारे वैल्यू एडेड सर्विसेज की वजह से चार्जेस कट जाते थे। तो वो सब की वजह अगर आप देखेंगे तो ऑन मोबाइल ही रहा है इंडिया में अगर आप देखेंगे और ग्लोबली भी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कंपनी के जो फाउंडर्स है दोनों, उनका थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। अरविंद राव अगर आप देखेंगे वॉर्टन स्कूल से एमबीए किया था फाइनेंस में उन्होंने। उसके पहले उन्होंने एमएस किया था इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में और उसके पहले इन्होंने आईआईटी बॉम्बे से अपना बीटेक किया था केमिकल इंजीनियरिंग। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो जानकी रामन, जिनको मौली रामन भी बोला जाता है, वहां पे देखेंगे तो वो एनआईटी से उन्होंने अपना इंजीनियरिंग किया हुआ था। तो ये दोनों ने इस कंपनी को फाउंड किया था और दोस्तों इस कंपनी को बहुत ही बेहतरीन सक्सेस मिली थी। अगर नंबर्स में अगर आप देखेंगे 2000 में जब ये कंपनी लॉन्च हुई थी, इन्हें सबसे पहला कस्टमर इंडिया में मिला था जो आज वोडाफोन कंपनी बनी है। उसके पहले नाम ऑरेंज और हच करके हुआ करता था। तो वो कंपनी ने इन्हें सबसे पहले मौका दिया था और धीरे धीरे ये कंपनी 2000 से 2000 अगर आप देखेंगे 8 तक, जब इनका आईपीओ आया था 2008 के आसपास, तब तक ये कंपनी 2 करोड़ रेवेन्यू से 500 करोड़ रेवेन्यू की तरफ बढ़ चुकी थी। तो बस ये वैल्यू एडेड सर्विसेज ऑफर करके इतनी अमेजिंग ग्रोथ इन्होंने इस कंपनी को दी। वैल्यू एडेड सर्विसेज जैसे रिंगटोन वगैरह ही ऑफर करते थे और इस दौरान इन्होंने ग्लोबल एक्सपेंशन भी किया। हालांकि शुरू में ही इन्होंने ग्लोबल ऑपरेटर को रीच आउट किया था पर उन्हें मौका नहीं दिया। तो इंडियन ऑपरेटर ने इन्हें मौका दिया सबसे पहले, जिसमें ये रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस पे इन्होंने अपना मॉडल डिप्लॉय किया। वैल्यू एडेड सर्विसेज जितने ज्यादा कस्टमर यूज करेंगे उसका जो रेवेन्यू आएगा, मोबाइल ऑपरेटर लेंगे थोड़ा रेवेन्यू और थोड़ा इस कंपनी को रेवेन्यू मिलेगा। इनकी मार्जिन भी काफी अच्छी हुआ करती दोस्तों। तो 500 करोड़ तक की रेवेन्यू में ये कंपनी को लेकर गए थे। इंटरनेशनल ऑपरेशन भी इनका एस्टैब्लिश हो चुका था अगर आप देखेंगे आईपीओ तक। यहाँ देखेंगे दोस्तों इस कंपनी को बहुत ही बेहतरीन सक्सेस मिल रहा था। पर इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ, 2008 के जब फाइनेंशियल क्रैश आया दोस्तों तो सारी कंपनीज गिर गई, ये कंपनी भी गिर गई थी। और 2009 के बाद भी अगर आप इसका स्टॉक देखेंगे दोस्तों तो ये फॉलिंग ट्रेजेक्ट्री में था। पर उस टाइम पे अरविंद राव को ऐसा लगा कि शायद मेरी कंपनी गिरनी नहीं चाहिए, इसका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है। तो उन्होंने क्या किया, ऑलरेडी ये कंपनी में अच्छे खासा स्टेक होल्ड कर रहे थे पर इन्होंने लोन लेके दोस्तों डेट लिया था और उस डेट का कोलैटरल रखा था इन्होंने खुद के शेयर। तो डेट लेके इन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। पर जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों शेयर मार्केट में कभी भी कोई कंपनी को सही वैल्यूएशन मिलने में बहुत टाइम लग सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप चाहते हो कि शायद इसको अच्छा वैल्यूएशन मिले, आप जानते हो कि इसको अच्छा वैल्यूएशन मिले, पर मार्केट उसे 2-3 साल लगा सकता है वैल्यूएशन देने में। तो कभी भी आपको डेट लेके शेयर बाय नहीं करने चाहिए। ये एक गलती इन्होंने कर दी। अब इस गलती का परिणाम ये हुआ दोस्तों कि ये वो डेट रीपे नहीं कर पा रहे थे और शेयर प्राइस कंटिन्यूअसली फॉल हुए जा रहे थे, इनका बिजनेस इंपैक्ट हुए जा रहा था। तो इससे क्या हुआ दोस्तों कि इन्होंने बहुत ज्यादा फाइनेंशियल गड़बड़ी कर दी कंपनीज में। वैसे भी इनका अगर आप देखेंगे उस दौरान इन्हें 1 करोड़ की सैलरी भी मिलती थी, उसके ऊपर भी इनका जो भी रेंट वगैरह होता था
या कार वगैरह यूज़ करते थे, कंपनी के नाम पे यूज़ करते थे। तो इसके अलावा अगर देखेंगे तो इन्होंने एक बिल कंपनी के नाम पे इशू किया था 12 करोड़ का, जिसको लेकर इनके सीएफओ ने रिजाइन किया और दूसरे सीएफओ आने तक मौली रामन के अप्रूवल के बाद उस बिल को क्लियर कर दिया गया और नया सीएफओ आने के बाद उसने भी रिजाइन कर दिया और ये इशू रेस किया। कुछ ही टाइम में 3 सीएफओ के रिजाइन करने के बाद ये इशू बाहर आया और पता चला कि अरविंद राव ने फाइनेंशियल इश्यूज इस कंपनी में किए हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू इस कंपनी के हाईलाइट हुए। इसके हाईलाइट होने के बाद दोस्तों अरविंद राव को अपने पोजीशन से रिजाइन करना पड़ा। पर आप जानते हैं अगर किसी कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू होता है तो उसके शेयर प्राइस पूरी तरह से गिर जाते हैं, पेनी शेयर बन जाते हैं, जैसा इस कंपनी के साथ भी हुआ। उनके रिजिग्नेशन के बाद मौली रामन इस कंपनी के सीईओ बने। वो पहले सीटीओ हुआ करते थे, कुछ टाइम तक सीईओ रहे और उसके बाद इन्होंने भी कंपनी छोड़ दी थी। हाँ, अगर आप देखेंगे दोस्तों एक कंपनी जिसको बहुत ही बेहतरीन सक्सेस मिल रही थी इंडियन मार्केट, ग्लोबल मार्केट में, फाउंडर के मिस्टेक की वजह से इस कंपनी की पूरी हालत खराब हो गई। तो यहाँ अगर आप देखेंगे आप तो इतना समझ गए होंगे दोस्तों कि ये कंपनी वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। चलिए देखते हैं दोस्तों कि ये होने के बाद आगे के क्या इवेंट हुए। 2014 में अगर आप देखेंगे दोस्तों मौली रामन ने भी इस कंपनी से रिजाइन कर दिया था और वो अपने सीईओ पद छोड़ चुके थे। उसके बाद अगर आप देखेंगे 2014 में इवेंट हुआ जिसमें फ्रैंकोइस चार्ल्स सिरोसिस जो इस कंपनी के सबसे लार्जेस्ट शेयर होल्डर थे, और वो लार्जेस्ट शेयर होल्डर इसलिए थे क्योंकि वो प्रेसिडेंट थे और सीईओ थे ऑन मोबाइल ग्लोबल सिस्टम इंक, और जो ऑन मोबाइल ग्लोबल लिमिटेड का सबसे बड़ा शेयर होल्डर था। तो उसके तहत फ्रैंकोइस चार्ल्स सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए थे इस कंपनी के। इन्हें इस कंपनी का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बना दिया गया था। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों 2014 से इस कंपनी के प्रमोटर अगर आप देखेंगे फ्रैंकोइस चार्ल्स सिरोसिस, यही इस कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं, ये प्रमोटर है। रिसेंट में हम देखेंगे कि कैसे इसके सीईओज भी बदले हैं। तो इस कंपनी में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है कि फाउंडर्स के जाने के बाद भी सीईओज काफ़ी तेजी से बदले हैं और रिसेंट सीईओ मोस्टली हम देखेंगे, इवैल्यूएट करेंगे कि वो कैसे हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे दोस्तों कि ये इश्यूज होने के बाद 2014 से ये प्रमोटर जब से आए हैं इन्होंने काफ़ी कुछ सुधार लाया है इस कंपनी में। इन्होंने कंपनी के बिजनेस ऑपरेशन काफ़ी कंट्रीज में इंप्रूव किए, जहाँ लॉस मेकिंग थी वहाँ एग्जिट किया, और इन्होंने टेक्नोलॉजिकल इन्हेंसमेंट की। वैल्यू एडेड सर्विसेज जो कंपनी प्रोवाइड करती थी रिंगबैक टोन में, उसमें और भी बिजनेसेस ऐड करने की कोशिश की, जिसको हम आगे देखेंगे। तो यहाँ अगर आप देखेंगे जब से ये प्रमोटर बने हैं कंपनी में जरूर अच्छी चीजें हुई है, पर शेयर प्राइस में बहुत ज्यादा वो रिफ्लेक्ट देखने को नहीं मिलता, और उसकी वजह क्या है वो भी हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो पिछले अगर आप देखेंगे दोस्तों 2014 के बाद से इस कंपनी में कोई स्कैम वगैरह नहीं है, और जो फाइनेंशियल इश्यूज या कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज हुए थे वो पिछले फाउंडर्स के दौरान हुए थे। अब वो इस कंपनी से लिंक नहीं है, ना ही इसके प्रमोटर है, ना ही इसके शेयर होल्डर्स है। पब्लिक शेयर होल्डिंग जरूर होगी उनकी, पर उससे हमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। तो मुझे लगता है शायद अब इस कंपनी में भरोसा हम कर सकते हैं, पर वो भरोसा करना चाहिए नहीं, उसके लिए पूरा एनालिसिस देखना पड़ेगा। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों आज ऑन मोबाइल करता क्या है, तो ऑन मोबाइल वैल्यू एडेड सर्विसेज में काफी आगे बढ़ चुका है और ये पूरा एंड टू एंड मोबाइल एंटरटेनमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। पर इसका ये सॉल्यूशन दोस्तों B2B है, इसकी वजह से आपको ऑन मोबाइल का नाम ज्यादा सुनने नहीं मिलता। आप अपने ऑपरेटर के थ्रू इनकी सर्विसेज अवेल करते हैं, पर उसके पीछे जो कंपनी है वो ऑन मोबाइल होती है। अगर यहाँ पे अगर इनका रीच देखेंगे दोस्तों ग्लोबली, ये कंपनी काफी 60 से ज्यादा कंट्रीज में ऑपरेट करती है और इनके काफी ज्यादा कस्टमर हैं। अगर आप देखेंगे दोस्तों 143 कस्टमर है। ये कस्टमर जब मैं बोल रहा हूँ ये कस्टमर मोस्टली टेलीकॉम ऑपरेटर होते हैं। यहाँ आपके कस्टमर देखेंगे बहुत बड़े बड़े कस्टमर हैं। ग्लोबल रीच देखे दोस्तों B2B होने के बावजूद भी ये कंपनी अगर आप देखेंगे 2.84 बिलियन कस्टमर तक पहुंचती है, अपने सर्विसेज और कंटेंट प्रोवाइड करती है। 1.49 बिलियन कस्टमर्स को ये डिजिटली रीच आउट करती है दोस्तों, और एक्टिव यूजर जो इसके कंटेंट के एक्टिव यूजर हैं 84 मिलियन यूजर हैं। हालांकि ये सब नंबर देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये सब नंबर हमें आगे समझना पड़ेगा। और ये सब नंबर में देखेंगे आप दोस्तों डिपेंडेंसी है कि ये कंपनी डायरेक्ट उन कस्टमर्स को नहीं पहचानती या वो कस्टमर डायरेक्ट इस कंपनी से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये सब एक ऑपरेटर के थ्रू हो रहा है। जैसे इंडिया में अगर आप देखेंगे इनकी सर्विसेज वोडाफोन, एयरटेल या BSNL के थ्रू आपको मिलती है, तो यहाँ पे ऑपरेटर मीडिएटर है जिसके थ्रू इनकी सर्विसेज मिलती है। तो ये इनका डायरेक्ट ब्रांडिंग नहीं है यहाँ पे, जिसकी वजह से आपको देखने नहीं मिलता है। चलिए आगे देखते हैं ये इंटरटेनमेंट में ये प्रोवाइड क्या करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों कोर जो इनका B2B प्रोडक्ट है जिससे सबसे ज्यादा इनकी रेवेन्यूज आती हैं, उसमें सबसे ज्यादा शुरुआती दौर से इनका टोन का बिजनेस था। अब ये टोन के ऐप को इन्होंने इंप्रूव किया हुआ है, क्लाउड बेस्ड बना दिया गया है दोस्तों। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे इनका टोन का ऐप ये लॉन्च करते हैं। इंडिया में देखेंगे वोडाफोन और BSNL इनके ऐप यूज करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी कंट्री में रिंगबैक टोन के लिए इनका ऐप यूज होता है, मोबाइल ऑपरेटर इनकी सर्विसेज अवेल करते हैं। हालांकि धीरे धीरे अगर आप देखेंगे इंडिया में ट्रेंड क्या हो रहा है दोस्तों कि कंपनीज खुद के ऐप बनाने लग रही हैं
और या तो फिर इनका कंटेंट यूज़ करती हैं या फिर कंटेंट भी नहीं यूज़ करती है, खुद वो पार्टनरशिप कर लेती है म्यूजिक लेबल प्रोड्यूसर्स के साथ। तो यहाँ देखेंगे इनका जो लेगेसी बिजनेस है रिंगटोन का वो डिक्लाइन पे रहा है काफ़ी टाइम से, जिसकी वजह से इस कंपनी के रेवेन्यूज ग्रोथ देखने में ज़्यादा मिले नहीं। रिसेंट में देखेंगे दोस्तों इन्होंने कंटेस्ट लॉन्च किया है। ये कंटेस्ट क्या होता है दोस्तों, बेसिकली ये क्विज वगैरह होता है जिसमें ब्रांडिंग में हेल्प होती है। तो ये क्विज का प्लेटफॉर्म इन्होंने खुद बनाया हुआ है, ये कहीं भी किसी भी ऐप पे इंटीग्रेट किया जा सकता है और कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर एक क्विज रन कर सकता है जिससे उसको कस्टमर इंगेजमेंट बढ़ा सकता है या कोई भी ऑफर रख सकता है जिससे कस्टमर इंगेजमेंट ब्रांडिंग में हेल्प मिलती है और दूसरा ये अपने प्रोडक्ट भी प्रमोट कर पाते हैं। तो यहाँ पे कंटेस्ट इनका बिजनेस है जो थोड़ा गेमिंग की तरह है, पर ये क्विज गेमिंग है, बेसिक गेमिंग है, अच्छी सोशल गेमिंग या फिर हाईफाई गेमिंग नहीं है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखेंगे ये ऑपरेटर्स के वीडियोस एंड एडिटोरियल मैनेज करते हैं। तो इनका ऑपरेटर्स के बहुत सारे ग्लोबल ऑपरेटर्स हैं ग्लोबली, जो जिन प्लेटफॉर्म होते हैं जिसपे वो बहुत सारे चीज़ें ऑफर करते हैं, जिसमें होता है टोन तो होता ही है, उसके अलावा वो वीडियोज ऑफर करते हैं, सॉन्ग्स ऑफर करते हैं, नोटिफिकेशन होता है, मैसेजेस होते हैं, हेल्थ फिटनेस से रिलेटेड बहुत सारी टॉपिक होते हैं। उसका जो कंटेंट मैनेजमेंट होता है वो ये कंपनी करती है धीरे धीरे, और कुछ मेजर कंपनीज ये प्लेटफॉर्म भी हैंडल करती है। तो यहाँ पे देखेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इन्हें मिलता है 4 to 5 ईयर्स के लिए और वो रिन्यू होते रहता है ग्लोबली, और जिसके तहत ये मैनेज करते हैं। आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, आगे हम डिस्कस करेंगे कि टोन और वीडियो एडिटोरियल से इनको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है, पर जैसा कि आप जान रहे हैं ये सब बिजनेस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। रिंगटोन बिजनेस तो दोस्तों अगर आप देखेंगे इंडिया में कोई पे भी नहीं करता है, क्योंकि बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर जियो वगैरह फ्री में देते हैं ये सब चीज़ें, तो ये सब डिक्लाइन पे है। इसके अलावा रिसेंटली अगर आप देखेंगे दोस्तों तो इन्होंने गेम्स लॉन्च किया है। ये गेम थोड़ा अलग है और एक इंटरेस्टिंग नया प्लेटफॉर्म भी बनाने जा रहे हैं जिसके बारे में बताऊंगा, वो अलग है। ये गेम है, ये जो टेलीकॉम ऑपरेटर को देते हैं कि ये आपका एक पूरा पोर्टल हो गया जिसमें सारे गेम्स इंटीग्रेटेड है, जिसे भी खेलना है वो कोई भी गेम डाउनलोड करके खेल सकता है। यहाँ डाउनलोड करना पड़ रहा है, पर ये नया प्लेटफॉर्म आ रहा है जिसमें डाउनलोड की भी जरूरत नहीं होगी, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने धीरे धीरे अपनी डिपेंडेंसी टेलीकॉम ऑपरेटर पे थोड़ी कम की है और ये OEM की तरफ भी बढ़े हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे सैमसंग गैलेक्सी का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे इन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला है और ये पार्टनरशिप में अपने क्विज कंपटीशन यहाँ रन कर रहे हैं और कुछ कंटेंट इनके लिए भी मैनेज करते हैं। इसके अलावा माइक्रोमैक्स के लिए भी अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे जो कॉम्पिटिशन है ये रन कर रहे हैं। फोन पे भी इन्होंने अपना क्विज कॉन्टेस्ट रन किया हुआ है और ये इंटीग्रेट किया हुआ है, तो फोन पे भी अगर आप देखेंगे तो ये मिलेगा आपको। इसके अलावा बी कैश एक बांग्लादेश में काफी फेमस है दोस्तों ये, तो यहाँ पे भी इन्होंने इंटीग्रेशन किया है। एक अच्छी चीज कि ये अपने जो नए एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हैं, नए फीचर्स लॉन्च कर रहे हैं क्विज के, वो टेलीकॉम पे डिपेंडेंट नहीं है, अब ये OEM के साथ भी पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो इनका रेवेन्यू डाइवर्सिफाइड हो रहा है दोस्तों, ये अच्छी चीज है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे दोस्तों इन्होंने B2C लॉन्च भी किया है। इनका खुद का क्विज का ऐप है जिसका नाम है चैलेंजेस अरेना, ये एंड्रॉइड में अवेलेबल है दोस्तों। और चैलेंजेस अरेना का अगर आप देखेंगे रिसेंट 10,000 डाउनलोड है, बहुत हाई रेटिंग नहीं है, रिसेंट लॉन्च है, पर इसे काफ़ी इंप्रूव किया जा रहा है धीरे धीरे दोस्तों। तो क्विज के अलावा अगर आप देखेंगे धीरे धीरे काफ़ी गेम्स इसमें ऑलरेडी आपको देखने मिलेंगे और यही इनकी स्ट्रैटेजी है आगे जाके और गेम्स लॉन्च करना। तो यहाँ अगर आप देखेंगे यहाँ पे 1000 ऑफ क्विजेस अवेलेबल हैं, टेक्स्ट है, पिक्स है, वीडियोस है, तो इसे इंप्रूव कर रहे हैं धीरे धीरे। अब ये लाइव कॉन्टेस्ट चलाते हैं यहाँ पे और अगर आपको गेम लीडर बोर्ड देखने मिलता है, ये सब चीज़ें यहाँ आपको देखने मिल रही है, धीरे धीरे इंप्रूव किया जा रहा है। इसके अलावा आप कोई भी रैंडम अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हैं, रैंडम ऑनलाइन किसी के साथ खेल सकते हैं और रैंकिंग मिलती है। इसका मोनेटाइजेशन मॉडल सिंपल है दोस्तों, ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, आप सब्सक्रिप्शन लेके खेल सकते हैं या तो एडवर्टीजमेंट देखिए आप और गेम खेलिए। तो दोनों मॉडल में चला रहे हैं, जो कि अच्छा है। इंडिया जैसी कंट्री में दोनों मॉडल ही चलाना चाहिए क्योंकि प्योर सब्सक्रिप्शन पे बहुत कम चांस से चीज़ें चलेंगी। इसके अलावा इनका प्लानिंग था कि फरवरी में एक टेलको के साथ ये लॉन्च करेंगे, मोस्टली वोडाफोन है दोस्तों, और देखते हैं वो लॉन्च कब होता है, या हो चुका है, उसका कोई न्यूज़ मिला नहीं है। इसके अलावा ये ऐप ये B2B लॉन्च करेंगे इंटरनेशनली दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर्स के भी साथ, तो ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, पर अभी बहुत ज़्यादा इसका यूजेस नहीं है दोस्तों। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इसकी ये लगी दोस्तों कि ये कंपनी क्लाउड गेमिंग में एंटर कर रही है। क्लाउड गेमिंग क्या होता है दोस्तों कि एक प्लेटफॉर्म मैनेज करेंगे जिसपे सारे गेम्स इंटीग्रेटेड होंगे। आप इनका ये एक ऐप डाउनलोड करिए, ये ऐप भी प्रोग्रेसिव वेब ऐप है, तो इसे भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली आप मोबाइल पे ओपन करिए इनके और आप डायरेक्टली कोई भी गेम पे क्लिक करके प्ले कर सकते हैं, क्योंकि वो क्लाउड बेस्ड गेम है तो आपको पूरा APK डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, 100 MB या जो भी होता है दोस्तों डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा और आप डायरेक्टली क्लिक करके खेल सकते हैं। ये सोशल गेमिंग है, ये गेमिंग प्लेटफॉर्म उनके लिए टारगेटेड है जो लोग बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है गेमर है, पर वो अपने टाइम पास करने के लिए सोशल गेम्स खेलते हैं या दोस्तों के साथ मिलके खेलते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो यहाँ पे इनका फोकस है कि यहाँ पे छोटे छोटे मोमेंट्स ये लॉन्च करेंगे, जो बहुत ज़्यादा सीरियस गेमर नहीं है वो मोमेंट्स एंजॉय करके गेम खेल सकेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है दोस्तों। यहाँ पे आप इंस्टेंट प्ले कर सकते हैं गेम, डाउनलोड की जरूरत नहीं है। इस कंपनी ने ऑलरेडी 30 ऐप्स इंटीग्रेट
किए थे। इन्होंने लास्ट कॉन्फ्रेंस कॉल में बताया था 70 पाइपलाइन में है और मोस्टली टारगेट है इनका कि 100 गेम्स ये इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्योर क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म को आप सिमिलर अगर कंपेयर करना चाहेंगे तो मूवीज़ के लिए जैसे नेटफ्लिक्स है एक प्लेटफॉर्म है जिसमें कोई भी मूवीज़ अगर आप देखना चाहें देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन लेने के बाद। ये कंपनी थोड़ा अलग रहेगी कि इनका मोनेटाइजेशन मॉडल ई स्पोर्ट्स सब्सक्रिप्शन और एडवर्टीजमेंट बेस भी हो सकता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा ये गेम का लॉन्च के बारे में, आगे वीडियो देखते रहिए दोस्तों। इसका अल्फा लॉन्च इन्होंने लास्ट क्वार्टर में कर दिया है दोस्तों, बीटा लॉन्च ये क्वार्टर में प्लान्ड है और कंपनी का मानना है कि मोनेटाइजेशन ये Q2 में कर पाएंगे। थोड़ा मुझे यहाँ डाउट है दोस्तों क्योंकि ये कंपनी बहुत पहले से गेमिंग में बहुत कुछ बोल रही है 2018 से, पर इनका एग्जीक्यूशन में थोड़ा प्रॉब्लम रहा है, बहुत ज़्यादा डिले हुए हैं। हालांकि ये भी मैं मानता हूँ कि एक ऐसी छोटी कंपनी के लिए ऐसे बड़े डोमेन, गेमिंग बहुत बड़ा बिजनेस है दोस्तों, बहुत बड़ा डोमेन है, एंटर करना और पूरी टीम बिल्ड करना और सब कुछ बनाना इतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला था। पर ये शायद उस लॉन्च के करीब है दोस्तों, तो शायद ये कुछ इम्पैक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा और भी हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। और ऑनमो की अगर आप टीम देखेंगे दोस्तों इनकी वेबसाइट पे जाके, तो इनकी टीम में जो डेवलपर्स इन्होंने हायर किए हैं वो टॉप नॉच डेवलपर्स हैं, एक्स फेसबुक, एक्स गूगल, उबर एम्प्लॉयज़ है। तो यहाँ पे देखेंगे तो टीम इन्होंने बहुत अच्छी बनाई है। रिसेंट CEO के भी बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। एक लास्ट ईयर का क्विक ग्लैंस अगर आप देखेंगे दोस्तों तो पिछले साल कंपनी ने किया क्या, तो वोडाफोन के लिए रिंगटोन बैक जो इनका एप्लीकेशन था उसे इन्हांस किया, वर्जन 2 लॉन्च किया। इसके अलावा स्पेन में भी इन्होंने अगर आप देखेंगे तो टोनोस दे स्पेरा उनकी वेबसाइट मैनेज करते हैं, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल हुआ था इनका। फिर वोडाफोन स्पेन में इन्होंने ब्रिंग बैक टोन का एप्लीकेशन वर्जन 1 लॉन्च किया, स्पेन में लॉन्च हुआ था। इसके अलावा क्रिकेट के लिए प्रेडिक्शन कॉन्टेस्ट रन किया था एयरटेल के लिए इन्होंने। तो ये ऐसी पार्टनरशिप करते रहते टेलीकॉम ऑपरेटर के साथ कॉन्टेस्ट रन करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने वोडाफोन स्पेन में किड्स प्लैनेट ऐप लॉन्च किया था और इसकी वजह से इन्हें वोडाफोन को इटली में भी लॉन्च करने के बिजनेस मिला था। पर मैंने इस ऐप का देखा दोस्तों, रिव्यू इतना अच्छा नहीं है, डाउनलोड भी इतना ज़्यादा नहीं है, तो ये ऐप शायद अभी इतने अच्छे बने नहीं है और लॉन्च हो गए हैं। तो यहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। किड्स प्लैनेट ऐप है दोस्तों जिसमें किड्स के लिए सब्सक्रिप्शन बेसिस पे गेम्स वगैरह, पेरेंट्स वगैरह सब कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें किड गेम्स खेल सकते हैं, म्यूजिक देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स बेस्ड प्लेटफॉर्म भी इन्होंने काफ़ी कंट्रीज में लॉन्च किए। सिमिलरली वो इन्हेंसमेंट अगर आप देखेंगे Q2 में तो इन्होंने पेटीएम के साथ वोडाफोन ऐप का इंटीग्रेशन किया था। वोडाफोन के लिए जो रिंग बैक टोन का एप्लीकेशन है इनका वर्जन 2 लॉन्च किया था iOS में भी। सैमसंग के साथ इन्होंने कॉन्टेस्ट रन किया जिसके बारे में हमने देखा दोस्तों कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स के अलावा भी OEM के साथ भी ये बिजनेस रन करने लगे हैं, फोन पे, माइक्रोमैक्स, सैमसंग वगैरह के साथ। गेम्स का बिजनेस इन्होंने ब्राज़ील वगैरह में भी लॉन्च किया। आगे देखेंगे दोस्त दुबई में और अगर आप देखेंगे गल्फ कंट्रीज़ में इन्होंने रिंग बैक टोन अपना एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है सारे टॉप ऑपरेटर के साथ। और आज के टाइम पे अगर देखेंगे 80% जो ऑपरेटर है और कस्टमर है दुबई के वो कवर्ड है इनके रिंग बैक टोन एप्लीकेशन के साथ। अगर देखेंगे इसके अलावा देखेंगे दोस्तों किड्स के लिए एप्लीकेशन मूवी स्टार मैक्सिको लॉन्च किया। स्पोर्ट्स में अगर आप देखेंगे बी कैश के साथ लॉन्च किया इन्होंने अपना कॉन्टेस्ट वगैरह। और इनका जो बिलिंग प्लेटफॉर्म है दोस्तों ये इन्होंने लॉन्च किया नुबिको स्पेन के साथ और वहाँ पे ये बिलिंग प्लेटफॉर्म टिंडर भी यूज़ करता है, टिंडर गोल्ड सब्सक्रिप्शन के लिए। ये सब सारी डिटेल्स है दोस्तों, इसके बारे में और आगे नहीं जाएंगे, इसके बारे में मोस्टली हमने डिस्कस कर लिया है। चलिए आगे तो दोस्तों क्योंकि ये कंपनी 2014 के बाद फ्रैंकोइस ने टेक ओवर कर ली थी और ये प्रॉफिटेबल थी कंपनी, तो कंपनी ने अच्छे खासे डिविडेंड दिए पर इनकी कैश भी पोजीशन इंप्रूव हो रही थी। पर इनके एग्जिस्टिंग बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहे, तो कंपनी ने डिसाइड किया कि ये गेमिंग बिजनेस में एंटर करेंगे। तो गेमिंग में एंटर करने के लिए इन्होंने ऑर्गेनिकली प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, जैसा हमने देखा प्लेटफॉर्म तो बना रहे हैं। इसके अलावा इनऑर्गेनिक इन्होंने क्या किया उसके बारे में बात करते हैं। इन्होंने 2018 में देखेंगे दोस्तों एपलैंड का एक्विजिशन किया। एपलैंड क्या करता था दोस्तों, तो ये मोबाइल गेम सब्सक्रिप्शन क्लब प्रोवाइड करता है। कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर इनका प्रोडक्ट ले सकते हैं और उसमें सारे गेम्स अपने कस्टमर को दे सकते हैं। वाइट लेबल करना है, नाम उनका रहेगा पर ये वाइट लेबल रहेगा, ऐप इनका एपलैंड करेगा। सिमिलरली ये ऐप स्टोर आप लॉन्च कर सकते हैं खुद का टीवीज़ के लिए, मोबाइल के लिए। और इसके अलावा ऐप रिकमेंडेशन इंजन भी बनाया है उन्होंने जिसमें आपके कस्टमर्स को नए नए ऐप्स क्या क्या है उसके रिकमेंडेशन देते रहेंगे। ये इन्होंने जेनरिक ऐप्स के लिए किया था, किड्स के लिए भी ऐसा ही प्लेटफॉर्म बना के दिया है और ये सारा वाइट लेबल करके ये टेलीकॉम ऑपरेटर को सेल करते हैं। एपलैंड का यूज़र दोस्तों जियो भी रह चुका है, पास में अभी है या नहीं ये कंपनी के डिटेल्स में नहीं देखने मिलता हमें, पर इनके अगर आप देखेंगे तो 80 कस्टमर्स ग्लोबली हैं और इसका एक्विजिशन करना है कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। पर ये एक्विजिशन के बाद भी कंपनी अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हुई है दोस्तों, तो ये देखना पड़ेगा कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कब होती है। पर ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड जो ऐप या प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का इनका एक्विजिशन का मोटिव सिंपल था कि ये और टेलीकॉम ऑपरेटर को वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रोवाइड करें और गेमिंग में एंटर करें, क्योंकि ये कंपनी गेमिंग बेस्ड भी सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करती है पर उसमें आपको सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे कोई भी गेम डाउनलोड करके प्ले कर सकते हैं, वो आपको डाउनलोड करना पड़ता है। पर जैसा हमने देखा ये नया जो गेमिंग प्लेटफॉर्म बना रहे हैं वहाँ डाउनलोड भी नहीं करना पड़ेगा, वो प्योर क्लाउड बेस्ड गेमिंग प्लेटफॉर्म रहेगा। नेक्स्ट इन्होंने दोस्तों रिसेंटली 25% स्टेक एक्वायर किया 23 मई 2020 को ये अनाउंसमेंट हुई थी कि रॉब ओ में।
तो ये बेसिकली अगर आप देखेंगे दोस्तों, ये कंपनी करती क्या है, ये कंपनी दूसरे गेमिंग कंपनीज को हेल्प करती है, क्योंकि इनका जो प्लेटफॉर्म है, अगर आप ये यूज़ करेंगे, सास बेस मॉडल है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जो डिप्लॉय करिए, तो आप पीसी, वीआर या मोबाइल गेम जो भी खेल रहे हैं आपके क्लाइंट्स, अगर वो जब भी उन्हें कोई प्रॉब्लम होगी, ग्लिचेस होगी, ये सब कुछ ट्रैक करेगा, मॉनिटर करेगा, आपको डेटा देगा कि आप कैसे अपना कस्टमर इंगेजमेंट इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे अपना गेमिंग सॉल्यूशन इंप्रूव कर सकते हैं, ताकि लोग ज़्यादातर गेम तक जुड़े रहें। तो ये इन्वेस्टमेंट अगर आप देखेंगे दोस्तों 1 मिलियन कैनेडियन डॉलर का था, और इसमें अगर इन्हें देखेंगे 25% एक्विजिशन मिला है। इससे क्या होगा कि ये पैसे से रॉब ज़ीरो और अपने प्लेटफॉर्म को इम्प्रूव करेगा। और दूसरा, ये जो सॉस मॉडल है दोस्तों, ये अपने जो नए प्लेटफॉर्म बना रही है ऑनमो, उसमें डिप्लॉय करेगी, ताकि वो दूसरे गेम्स जो इंटीग्रेट करने वाली है उन्हें हेल्प कर सके, बात ये समझने में कि कैसे वो गेम्स इंप्रूव हो सकते हैं। ये AI पावर्ड विजुअल रिटेंशन एनालिटिक्स सॉल्यूशन है दोस्तों, जो कि गेमिंग को इन्हांस करने में मदद करता है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे दोस्तों, 2 एक्विजिशन किया इन्होंने, और दोनों ही एक्विजिशन इनका डायरेक्शन सिंपल था कि हम गेमिंग में आगे बढ़ें इनऑर्गेनिक तरीके से। रिसेंटली कंपनी ने दोस्तों चिंगारी में भी 13 मिलियन की फंडिंग की थी। चिंगारी ऐप अगर आप देखेंगे दोस्तों, टिकटॉक की तरह है, इंडियन वर्जन है, काफ़ी भाषाओं में अवेलेबल है दोस्तों ये। और ये एक्विजिशन इनके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये चिंगारी ऐप्स को अपना मोबाइल जो गेम है वो एडवर्टीजमेंट बेसिस प्रोवाइड करेंगे। तो चिंगारी में एक सेक्शन मिलेगा जिसमें आप गेम्स पे क्लिक करेंगे तो सारे गेम्स जो इनके प्लेटफॉर्म पे हैं वो खेल सकते हैं। सेलेक्ट यूज़र के लिए दोस्तों इन्होंने ये एंड्रॉयड ऐप पे लॉन्च कर दिया है, शायद आप सब नहीं देख पाए, और ये अभी अगर कंपनी का मानना है कि ये बीटा स्टेज में, शायद पूरी तरह से लॉन्च बाकी है, पर यहाँ धीरे धीरे कुछ प्लेयर्स इसे शायद देख पाएंगे उनके एंड्रॉयड ऐप में। तो ये फंडिंग से चिंगारी को तो पैसे मिले, और चिंगारी के यूज़र्स को ये रीच आउट करेंगे और अपना गेम प्रोवाइड करेंगे दोस्तों। तो यहाँ गेमिंग का देखेंगे अलग अलग मॉडल है, टेलीकॉम ऑपरेटर के साथ लॉन्च करेंगे B2B। यहाँ पे चिंगारी ऐप पे ये एडवर्टीजमेंट बेस्ड होगा, यहाँ से एडवर्टीजमेंट बेस्ड इनकी रेवेन्यू आएगी, और सब्सक्रिप्शन बेस्ड लॉन्च तो करेंगे ही दोस्तों। ये B2B भी लॉन्च कर सकते हैं, B2C भी लॉन्च कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, तो यहाँ पहले तो इन्होंने प्लेटफॉर्म्स एक्वायर किए जिससे गेमिंग में आगे बढ़े जाए। अब ये ऐसे प्लेटफॉर्म एक्वायर कर रहे हैं जिससे इनका यूज़र टारगेट जो यूज़र है वो उसको रीच आउट कर सके। तो उसके लिए चिंगारी में एक्विजिशन इन्होंने किया। चिंगारी दोस्तों में अगर आप जानते हैं सलमान खान ने भी इन्वेस्ट किया है, तो शायद उम्मीदें हैं कि ये प्लेटफॉर्म टिक पाए, क्योंकि इस स्पेस में अगर आप देखेंगे बहुत सारे इंडियन ऐप्स आ चुके हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सर्वाइव करता है। पर कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ताकि वो इन यूज़र्स को रीच आउट कर पाए। कंपनी ने दोस्तों अगर आप देखेंगे रिसेंटली अगस्त में नए CEO अपॉइंट किया, क्रिश शेषाद्री। अब ये CEO अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है दोस्तों क्योंकि ये पूरी गेमिंग की यूनिट बना दी इन्होंने, और उसमें अगर आप देखेंगे जो नए CEO भी बनाए इनकी हिस्ट्री अगर आप देखेंगे, पहले ये जिंगा और जैसे कंपनीज और फेसबुक जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम कर सके, और इनका मेजर एक्सपीरियंस दोस्तों गेमिंग में है। और इनका भी एजुकेशनल बैकग्राउंड भी देखेंगे, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की है, लंदन बिजनेस स्कूल से इन्होंने MBA किया हुआ है। तो एजुकेशनल बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है, और ये इनका जो एक्सपीरियंस है वो गेमिंग का है, तो ये शायद इस कंपनी को काम आएगा। तो यहाँ पे जो नए CEO, तो कंपनी की आप सीरियसनेस देखिए दोस्तों कि ये नए CEO से लेके सब कुछ अगर आप देखेंगे, इनके मिड लेवल मैनेजमेंट भी देखेंगे, तो जो एपलैंड इन्होंने कंपनी एक्वायर की थी उसके CTO और उसके जो CEO और फाउंडर थे उन्हें गेमिंग बिजनेस में VP वगैरह हेड बना दिया गया है। वो गेमिंग बिजनेस पूरा लीड कर रहे हैं। तो ये जो एक्विजिशन कर रहे हैं वहाँ से भी जो टैलेंट है वो टैलेंट रिटेन कर रहे हैं, टैलेंट को जाने नहीं दे रहे हैं, और वो टैलेंट को गेमिंग बिजनेस में बिल्ड कर रहे हैं। तो गेमिंग बिजनेस में अगर आप देखें इतना सीरियसनेस है इनकी कि डेवलपर्स तो इन्होंने अच्छे हायर किए ही हैं, इसके अलावा मिड लेवल मैनेजमेंट भी एपलैंड से एक्वायर करके उन्हें काफ़ी सीनियर पोजीशन दे दी है, और नया जो CEO भी आए हैं उनका भी बैकग्राउंड गेमिंग में ही है। और ये सबसे आपको समझ में आना चाहिए कि कंपनी कितनी सीरियस है गेमिंग को लेकर। हालांकि कंपनी स्मॉल है तो रिस्क जरूर है एग्जीक्यूशन के, और वो ऑलरेडी देखने मिल रहे हैं, काफ़ी डिलेज हो रहे हैं, टाइमलाइंस मिस कर रहे हैं, पर ये कंपनी बहुत ज़्यादा सीरियस है अपने गेमिंग बिजनेस को लेके। तो CEO से लेके सब कुछ अब इस कंपनी में गेमिंग बैकग्राउंड से लोग आ रहे हैं। अब इनके रेवेन्यू की बात करें दोस्तों, क्योंकि ये कंपनी बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में अपनी सर्विसेज ऑफर करती है, तो अगर रेवेन्यू वाइज देखें तो यूरोप सबसे बड़ा मार्केट है इनका। ऑलमोस्ट 60% रेवेन्यू अगर आप देखेंगे इनका यूरोप से आता है। इंडिया से अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखेंगे तो 14 से 16 के बीच आसपास देखने मिल रहा है। मिडिल ईस्ट एशिया में देखेंगे 16%। बांग्लादेश में रिसेंट एंट्री रही है इनकी, और काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ देखने मिला है इन्होंने लास्ट ईयर। अमेरिका में भी अगर आप देखेंगे इनका 5.5 5.8 का रहा है। और रिसेंट पास्ट में दोस्तों कंपनी ने क्या किया कि जो रिंग बैक टोन और दूसरी वैल्यू एडेड सर्विसेज थी जिस कंट्रीज़ में प्रॉफिटेबल नहीं थे, मोस्टली लैटिन अमेरिका में, वो कंट्रीज़ में इन्होंने एग्जिट कर दिया, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे इनकी रेवेन्यू सेम है या रेवेन्यू डिक्लाइन हुई है, बट प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हुई है, क्योंकि कंपनी का टारगेट है गेमिंग की तरफ बढ़ना, और वैल्यू एडेड सर्विसेज में वो वहीं रहेंगे जहां वो प्रॉफिटेबल हैं, जहां वो कम्पीट कर पा रहे हैं। ये मुझे एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड लगा इस कंपनी में, इंटरेस्टिंग डिसीजन लगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप देखेंगे वैसे भी इनके पिछले
5-6 सालों से रेवेन्यू में इतना ग्रोथ आ नहीं रहा था, लॉस मेकिंग था बहुत सारे सब्सिडरीज बहुत सारे कंट्रीज़ में, तो वो वहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा बेट कर रही है कंपनी गेमिंग बिजनेस पे, तो और उसमें बेसिक गेमिंग जो क्विज वाला है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। प्लेटफॉर्म वाला हमें देखना पड़ेगा ये कैसे लॉन्च करते हैं और वहाँ कैसे ये सब कुछ करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे प्रोडक्ट वाइज अगर इनका रेवेन्यू देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर इनका रेवेन्यू टोन्स एंड वीडियोस से आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ मोस्टली कंटेंट से इनका रेवेन्यू आ रहा है, ना कि इनके प्लेटफॉर्म से, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। इसीलिए इस कंपनी को अगर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं मिलते, क्योंकि आपको खुद का प्लेटफॉर्म चलना चाहिए। कंटेंट तो जैसे टोन में कंटेंट म्यूजिक लेवल प्रोड्यूसर का होता है, वैसे वीडियोस भी किसी और के होंगे, आप तो वीडियोस बस एग्रीगेट करके दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कंटेंट के लिए ही कंटेंट ड्रिवन ज़्यादा रेवेन्यू इनका आ रहा है, जो कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। और ट्यून्स बिजनेस जैसा हमने डिस्कस किया डिक्लाइन पे है ऑलरेडी, और वीडियोस भी डिक्लाइन भी होगा मुझे लगता है, क्योंकि OTT प्लेयर्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह जैसे, तो शायद ही ये कम्पीट इतना कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखेंगे गेम्स इनका 9 to 10% रेवेन्यू आ रहा है, कंटेस्ट जो रन करते हैं ये उनसे 4% इनका रेवेन्यू आ रहा है, और इन्फोटेनमेंट से 4.1%। कंपनी बहुत ज़्यादा रेवेन्यू रिलाई करती है टोन्स और वीडियोस से। होपफुली गेम्स अच्छी तरह से लॉन्च होगा और कंपनी के ज़्यादातर रेवेन्यू गेमिंग से आने लगेंगे। चलिए अब दोस्तों एंड में देखते हैं थोड़ा पॉजिटिव्स क्या है इस कंपनी के। तो कंपनी डेट फ्री है, बहुत अच्छी बात है, छोटी कंपनी होने के बावजूद डेट फ्री है, लोन नहीं है, रिस्क कम है। डिविडेंड कंपनी ने पिछले 5-6 सालों से काफ़ी अच्छे से दिया है, काफ़ी अच्छा डिविडेंड यील्ड है इनका। ₹1.5 का डिविडेंड अगर आप देखेंगे पर शेयर ये दे रहे हैं काफ़ी टाइम से। डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं इस कंपनी को एनालाइज क्यों कर रहा हूँ और क्यों ही बोल रहा हूँ आपको बाय करने के लिए, क्योंकि ये जो नया फोकस है इनका क्लाउड एंड सोशल गेमिंग पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ऐप्स तो लॉन्च करेंगे दोस्तों, इसके अलावा वो गेमिंग स्ट्रीम करके भी अगर आप देखेंगे बहुत लोग गेम्स देखते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा देखते हैं लोग, तो इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और ये एक टर्न अराउंड स्टोरी है दोस्तों, क्योंकि अगर आप देखेंगे जब हम वैल्यूएशन पे आएंगे तो देखेंगे वैल्यूएशन कंपनी को कम मिल रहे हैं, क्योंकि इनके एग्जिस्टिंग बिजनेस लेगेसी हैं, आउटडेटेड होते जा रहे हैं। पर ये जो फ्यूचर है शायद ये सब बदल जाएगा इनके लिए। और गेमिंग यूनिट की जो हायरिंग देखेंगे वो बहुत अच्छी है, टॉप मिड और डेवलपर से लेकर सब कुछ मुझे अच्छा लगा। और दूसरा दोस्तों मुझे क्यों लग रहा है कि ये गेमिंग बिजनेस इनका मोस्टली चल जाना चाहिए, क्योंकि इनका मॉडल सारा मॉडल ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसमें एडवर्टाइजमेंट बेस्ड होगा, फ्रीमियम होगा, सब्सक्रिप्शन और फ्री में भी आप बेसिकली वो प्ले कर सकते हैं। और ये B2B ऑपरेटर के साथ तो लॉन्च करेंगे ही, B2C लॉन्च भी है, जिसके लिए अगर आप देखेंगे दोस्तों कंपनी ने 270 करोड़ कैश बुक्स पे रखे हैं, वो इन्हें काम आएगा इसे लॉन्च करने के लिए, एडवर्टीजमेंट करने के लिए, क्योंकि गेमिंग प्लेटफॉर्म में आपको बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट में पैसे डालने पड़ेंगे B2C लॉन्च के लिए, और शायद इन्हें पैसे रेज भी करने पड़ सकते हैं अगर उन्हें मार्केट रीच करना है तो मुझे लगता है यहाँ पे रेवेन्यू जनरेशन के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि सारे मॉडल ला रहे हैं, एक ही मॉडल पे नहीं स्टिक कर रहे हैं। क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री में दोस्तों अगर आप देखेंगे सब्सक्रिप्शन और एडवर्टीजमेंट दोनों मॉडल रहेगा तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि दोनों तरह के पॉपुलेशन है हमारे पास। कुछ नेशन में शायद सब्सक्रिप्शन बेस्ड चले और या कुछ नेशन में प्योर एडवर्टीजमेंट बेस्ड चले, तो यहाँ ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप सारे मॉडल लेके आए। नेगेटिव्स देखते हैं दोस्तों, तो इनका एग्जीक्यूशन में इशू जरूर रहा है, एग्जीक्यूशन डिले हुआ है। रिसेंटली कंपनी ने प्रॉमिस किया है कि Q2 तक लॉन्च कर देंगे, पर और डाउटफुल है कि कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए कि शायद ये लॉन्च कर पाए। लॉन्च कर देंगे दोस्तों तो बहुत अच्छा होगा, पर मुझे जहाँ तक लगता है अगर नहीं भी Q2 हुआ तो दोस्तों Q3 Q4 तक कंपनी का ये गेमिंग लॉन्च हो जाना चाहिए। तो एग्जीक्यूशन एक इशू है और ये छोटी कंपनी के साथ होता है दोस्तों। दूसरा, मार्केट इनको वैल्यूएशन अच्छी नहीं दे सकता है, क्योंकि इन कंपनी छोटी है और इनकी अगर आप देखेंगे हिस्ट्री में जो इवेंट्स हुए हैं जिसके कारण इन्वेस्टर जल्दी ऐसे शेयर्स को वैल्यूएशन अच्छी नहीं देते, उसे अवॉइड कर सकते हैं। इनका जो मेजर रेवेन्यू आ रहा है दोस्तों, जैसा हमने देखा रिंगटोन और वीडियो से, लेगेसी बिजनेसेस से, और वो सब डिक्लाइन पे है, तो वैल्यूएशन में अगेन कंसर्न हो सकता है। इसके अलावा मेजर कंसर्न रहा है कि इनके जो टॉप मैनेजमेंट में है वहाँ बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट चेंजेस कर रहे हैं, और वो सब बहुत अनस्टेबल बनाता है कंपनी को। कोई भी अगर आप देखें जो इस्टेब्लिश और बड़ी कंपनी होती है उसकी एटलीस्ट टॉप मैनेजमेंट में एट्रिशन बहुत लो होता है, और यहाँ पे तो इन्होंने फायरिंग भी बहुत ज़्यादा की थी ऑटोमेशन करने के बाद, तो वो एट्रिशन भी अगर काउंट करेंगे तो और हाई हो जाएगा। पर फिर भी इस कंपनी क्योंकि छोटी है और कंपनी में इतने इश्यूज़ हुए थे कि एट्रिशन बहुत ज़्यादा हुए हैं, और ये टॉप मैनेजमेंट में भी बहुत फ्रिक्वेंट चेंजेस होना बहुत अच्छी बात नहीं है, तो ये नेगेटिव्स में आता है दोस्तों। सबसे बड़ा नेगेटिव मुझे ये लग रहा है दोस्तों कि गेमिंग बहुत बड़ा बिजनेस ज़रूर है, पर क्या ये वो कंपनी है जो उस गेमिंग बिजनेस को कैप्चर कर पाएगी, क्योंकि ये कंपनी बहुत स्मॉल है और शायद इसे बहुत ज़्यादा पैसे लग सकते हैं गेमिंग डोमेन में सर्वाइव करने के लिए, तो वो बहुत बड़ा रिस्क है इस कंपनी के लिए दोस्तों। उससे बड़ा अगर आप देखेंगे दोस्तों इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं कि FIIs और DIs इसे होल्ड कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि FIIs और DIs अगर होल्ड करते हैं तो हमें
कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू कम देखने मिलता है क्योंकि वो और ज़्यादा एनालिसिस डेप्थ करके ही उसे बाय करते हैं। तो इस कंपनी में ये देखने मिला है कि FII और DIS स्टेक होल्ड नहीं करते और ये एक रिस्क भी है और यही एक रीज़न है कि ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कंपनी ट्रेड कैसे हो रही है। ये सब डिटेल एनालिसिस के बाद हम देखेंगे कि क्या फेवर में है हमारे और क्या अगेंस्ट में है। तो ये दोस्तों कंपनी देखेंगे 1000 करोड़ के मार्केट कैप पे मिल रही है पूरी कंपनी और इसका रेवेन्यू अगर आप देखेंगे 600 करोड़ का है। बहुत ही लो वैल्यूएशन है और रीज़न आप जानते ही हैं, हिस्ट्री के रीज़न हो सकते हैं और इनके जो बिजनेस है वो लेगेसी बिजनेस है। गेमिंग अभी भी रेवेन्यू जनरेट करना, सिग्निफिकेंट रेवेन्यू जनरेट करना बाकी है गेमिंग से। इसके अलावा अगर आप देखेंगे दोस्तों, ये जैसे मैं बात कर रहा था 2010 फाउंडर ने डेट लेके शेयर बाय किए थे पर ये शेयर गिरता ही गया था और उसके बाद इस कंपनी के बहुत ज़्यादा गवर्नेंस इश्यूज एक्सपोज हुए थे। इसके अलावा दोस्तों ये वैल्यू एडेड सर्विसेज में ये इरिटेट करने लगे थे अपने कंज्यूमर्स को, इनोवेशन नहीं हो रहा था और उस सब की वजह थी कंपनी में इतनी अनस्टेबल हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा इश्यूज आने लगे थे। पर आप देखेंगे उसके बाद जरूर थोड़े टर्न अराउंड हुए पर पिछले कुछ सालों में इतने ज़्यादा रिटर्न देखने नहीं मिले हैं क्योंकि इनके जो बिजनेस है अब ये लेगेसी हो चुके हैं। गेमिंग में ही अगर कुछ रेवेन्यू आता है तो इस कंपनी का टर्न अराउंड जरूर हो सकता है दोस्तों। इसके अलावा आप पिछले कुछ क्वार्टर्स के रिजल्ट देखेंगे दोस्तों तो काफ़ी स्टेबल रहे हैं रेवेन्यू, जो कि अच्छी बात है क्योंकि यहाँ डिक्लाइन हो रहा है और ये खुद कुछ कंट्री से एग्जिट कर रहे हैं तो रेवेन्यू स्टेबल होना दोस्तों अच्छी बात है। प्रॉफिटेबिलिटी इस कंपनी की जरूर बढ़ी है, ये भी अच्छी बात है और इसकी वजह से मैंने बताया क्योंकि ये कुछ कंट्री से एग्जिट कर रहे हैं तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रही है क्योंकि लॉस मेकिंग कंट्रीज में ये अब नहीं रहेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखेंगे धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। ये सब अच्छे न्यूज़ है पर ये सब दोस्तों इनके रिंग बैक टोन बिजनेस से ही आ रहे हैं, दूसरे कंट्रीज़ में जहाँ ग्रोथ देखने मिल रहा है वहाँ से आ रहे हैं, जो कि मुझे लगता है दोस्तों बहुत ज़्यादा फ्यूचर उसका है नहीं क्योंकि इंडिया में अगर आप देखेंगे वो सब बिजनेस कैसे डिसरप्ट हो गया है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यही है दोस्तों कि इसका जो रेवेन्यू देखेंगे आप 600 करोड़ के अप्रॉक्सीमेट रेवेन्यू है। रेवेन्यू में ज़रूर डिक्लाइन देखने मिला है, अगर पास से देखेंगे पास में ज़्यादा रहा करता था, ये डिक्लाइन देखने मिला है। पर प्रॉफिटेबिलिटी देखें रिसेंट पास्ट में काफ़ी अच्छे से इंप्रूव हुई है इनकी प्रॉफिटेबिलिटी। अगर आप देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स 70 करोड़, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट 49 करोड़ ट्रेलिंग 12 मंथ का है। तो प्रॉफिटेबिलिटी में अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे 100% की इंक्रीज हमें देखने मिल सकती है। तो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की बहुत तेज़ी से इंप्रूव हुई है, ये अच्छी बात है। पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है दोस्तों, अगर गेमिंग इनका लॉन्च होता है और गेमिंग के बाद अगर ये सक्सेसफुल होता है ये प्लेटफॉर्म, तो इनका जो वैल्यूएशन है ये बहुत तेज़ी से बदल जाएगा क्योंकि एक गेमिंग कंपनी, टेक्नोलॉजी कंपनी को अगर आप जैसा हम देखते हैं दोस्तों कि 5x ऑफ रेवेन्यू या 10x ऑफ रेवेन्यू तक के वैल्यूएशन मिल सकते हैं। अगर गेमिंग इनका लॉन्च होता है और इन्हें 300-400 करोड़ रेवेन्यू भी आते हैं वहाँ से, तो ये कंपनी आप देखेंगे सडनली 1 से 2 सालों में आपको 5 गुना से 10 गुना रिटर्न दे सकती है। बस इसमें रिस्क यही है दोस्तों कि ये गेमिंग प्लेटफॉर्म ये बिल्ड कर पाए, लॉन्च कर पाए और उसे सक्सेसफुल बना पाए। यही एक रिस्क है दोस्तों जिसे आपको एनालाइज करना है। इसके अलावा जैसा हमने देखा दोस्तों कंपनी डेट फ्री है, कंपनी के पास कैश अच्छे, ROC वगैरह नंबर इसके बुरे हैं बहुत ज़्यादा। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस और जो लोग ROC ROE देखते हैं वहाँ कुछ भी फिट नहीं होगी। ये दोस्तों एक ही वजह है आपको इसके बाय करने के लिए, अगर आपको टर्न अराउंड पे भरोसा है तो। प्रमोटर्स के अगर आप देखेंगे स्टेक दोस्तों तो वो काफ़ी स्टेबल रहे हैं, 48 के आसपास रहे हैं। रिसेंटली उन्होंने रिड्यूस किए हैं पर उसके पहले उन्होंने इंक्रीज किए थे। FII DIS की प्रेजेंस बिल्कुल नहीं है दोस्तों और मेजॉरिटी शेयर होल्डर पब्लिक है। तो इवेंचुअली दोस्तों इसी कंपनी के साथ हमें करना क्या चाहिए? मुझे जो लगता है दोस्तों इस कंपनी में अगर कोई टर्न अराउंड की वजह है तो वो होगा इनका गेमिंग का प्लेटफॉर्म। तो आपको करना सिंपल है कि या तो आपको अगर अभी बहुत कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है तो आप इसमें स्टेक ले सकते हैं, बट मेरा एडवाइस रहेगा कि इसमें स्टेक आप स्टैगर्ड मैनर में ले। आप देखिए कि इनका गेमिंग का प्लेटफॉर्म लॉन्च कैसे हो रहा है, उसका एडॉप्शन कैसा है, उसके बेसिस पे आप इसमें स्टेक बढ़ाएं और उस बेसिस पे आप इसमें डिसीजन ले। डेफिनेटली दोस्तों आज के टाइम पे ये लॉन्ग टर्म में पिक में हमें हमारे बैठती नहीं है। इस कंपनी में अगर आप देखेंगे ROC नंबर से लेके मोड से लेके कुछ भी नहीं है आज के टाइम पे। तो प्योरली एक ये टर्न अराउंड स्टोरी है जो कि बहुत अच्छे से प्ले आउट हो सकती है अगर इनका गेमिंग प्लेटफॉर्म चल जाता है तो आप इसका गेमिंग प्लेटफॉर्म मॉनिटर कैसे कर सकते हैं दोस्तों? तो चैलेंजेस अरेना ऐप है इनका, डाउनलोड करके उस पर गेम देखते रहिए, उसमें कैसे इंप्रूवमेंट आ रहे हैं। चिंगारी ऐप में अगर आप देख सकते हैं गेमिंग में ये प्लेटफॉर्म कैसे लॉन्च करें। इसके अलावा इनके रिलेटेड न्यूज़ ट्रैक करिए और एवरी क्वार्टर कंपनी अपने अपडेट्स देगी, तब हमें समझ में आएगा कि इनका प्रोग्रेस कैसा हो रहा है। तो 28 मई को इस कंपनी का दोस्तों रिजल्ट है और उसी टाइम पे हमें मालूम पड़ेगा कि कंपनी क्या अपडेट देती है, क्या इनका लॉन्च का जो प्लान था वो अभी भी टाइम पे होगा और क्या Q2 से इन्हें रेवेन्यू आने लगेगा, वो सब डिटेल हमें देखने मिलेगा। और मोस्टली सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इनका पहले तो प्लेटफॉर्म बग फ्री और सबसे सुपर फास्ट प्लेटफॉर्म ये बना पाए। तो वो सब दोस्तों रिस्क है, वो एनालाइज करिए और उसके बिना इसमें एंट्री मत लीजिए, अपने पैसे बचाने की कोशिश ज़्यादा करिए। इसमें रिस्क काफ़ी हाई है, वैल्यूएशन काफ़ी फेवर में है दोस्तों, तो ज़्यादा लॉस यहाँ ज़रूर नहीं हो सकता। पर जो टर्न अराउंड स्टोरी है वो तभी प्ले आउट होगी जब गेम चलेगा। तो गेम ट्रैक करिए, उसको पूरी तरह से फॉलो करिए, तभी स्टॉक में पोजीशन लीजिए।
गेम चल गया दोस्तों तो ये कंपनी 5 गुना से 10 गुना रिटर्न दे सकती है। टर्न अराउंड बहुत अमेजिंग होगा इसका, पर वो नहीं चला तो दोस्तों ये कुछ भी इससे उम्मीद किया नहीं जा सकता। तो गेम मॉनिटर करिए, उसके बेसिस पे ही दोस्तों इस स्टॉक में एंट्री लीजिए। तो ये एनालिसिस खत्म होता है दोस्तों मेरा ऑन मोबाइल का। कोई भी रेलेवेंट अपडेट अगर ऑन मोबाइल के आएंगे तो मैं पोस्ट करता रहूँगा। वीडियो भले ना बनाओ, तो अगर आपको मेरे पोस्ट से जुड़े रहना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी पोस्ट होते हैं, कंपनी के अपडेट्स होते हैं जो मैं शेयर करता हूँ, वो आपको मिलते रहेंगे। और इस कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है वो सब ट्रैक करना। उसके बेसिस पे ही आपको डिसाइड करना है स्टेक बढ़ाना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी हैं तो स्टेक और बढ़ाएं या एंट्री लें या एग्जिट करें, वो डिसीजन आप कैसे लें उस पर डिपेंड करेगा दोस्तों। तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। कमेंट में आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये एनालिसिस कैसा लगा और कौन सी नई कंपनी चाहते हैं कि आपकी हम एनालाइज करें दोस्तों। धन्यवाद।